स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून मेरे शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो जयपुर से आपकी ये क्लास आ रही है। आज थोड़ी क्लास कम आएगी आपके ना, थोड़ी राधे राधे आप सभी को। आज थोड़ी क्लास कम रहने वाली क्योंकि मुझे निकलना है जोधपुर के लिए। कल से आपकी सारी क्लास जोधपुर से आने वाली है। चिंता मत कीजिएगा, जो शनिवार आएगा हम उस शनिवार को पूर्ति कर लेंगे। इस शनिवार को आपकी क्लास जो है होने वाली है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो देखिए, हम आवाज सारणी पढ़ रहे थे, हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा सबसे पहले मेंडलीव की बात की थी हमने, जिसका आधार परमाणु भार था, उसकी हमने बात की, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको किसकी ओर, जो मोजले साहब की जो आवर्त सारणी है वहां लेकर आए, जिसमें आपके वर्तमान में 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त थे। वहीं पर मैंने आपको 4 ब्लॉक पढ़ाए, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक थे। एस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और 2 शामिल है। मैंने आपसे कहा इसके अंदर क्षारीय धातु होती है। ब्लॉक आपकी जो वर्ग 1 है उसमें क्षारीय धातु होती है, एल्कली मेटल कहते हैं ना, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत एक्टिव होती है, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया ना। उसके अलावा जो आप उसमें एक अपवाद कौन होगा, हाइड्रोजन होगा आपका अपवाद। जो वर्ग 2 है उसमें कौन होते हैं आपके, उसमें एल्कलाइन मेटल होती है, जो क्षारीय मृदा धातु होती है वो होती है, जो कि आपके बेरिलियम मैग्नीशियम ये वाली जो धातु है वो वहां पर होती है ना। फिर मैंने कहा आपसे कौन सा पी ब्लॉक भी है आपका, कौन सा पी ब्लॉक भी है, हमने उस पर बातचीत करी। मैंने कहा आपसे पी ब्लॉक जो उसमें आपके 13 14 15 16 17 18 ये 8 6 जो आपके 6 वर्ग जो है वो शामिल है, ठीक है। जो वर्ग संख्या, इसमें धातु भी होती है, इसमें उपधातु भी होती है और इसमें अधातु भी होती है, तीनों इसके अंदर मिल जाएंगे आपको ना। जो हमारा ग्रुप नंबर जो 18 है, मैंने कहा आपसे इस ग्रुप 18 के अंदर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आपके इसके अलावा जिनोम, रेडोन, ये सारी जो आपके गैसेस हैं आपके इसमें होती हैं। इन्हें इनर्ट गैस बोलते हैं, इन्हें अक्रिय गैस बोलते हैं, इन्हें शून्य गैस कहते हैं, इन्हें नोबल गैस कहते हैं, इन्हें आदर्श गैस बोलते हैं, कुछ भी कह दीजिए आप जो है, वो सारी ये वाली गैस होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रुप नंबर 17 जो है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन होता है, फिर कल बाहर आई आंटी मैंने आपको लिखाया था, ये सारे आपके क्या है, सारे आपके हेलोजन्स होते हैं। और हेलोजन जो है वो मोस्टली हाईली एक्टिव आपके रिएक्टिव होते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। इसमें फ्लोरीन जो है, कभी सवाल पूछूं आपसे, देखो इस वाले वर्ग की जो बैलेंसी होती है वो -1 होती है, हमने पढ़ाया था आपको। इसमें 7 अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके 1 इलेक्ट्रॉन लेना होता है इसको पेट भरने के लिए, तो मैंने कहा -1 इसकी बैलेंसी होती है ना। सवाल पूछूं आपसे, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कहां पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पर है, तो फ्लोरीन की होती है, हमने वो बात भी किया ना। इसके बाद जो हमारा 18वां, जो हमारा 16वां ग्रुप है उसके बारे में मैंने आपको लिखा है। 16वां ग्रुप जो है वो चैल्कोजन ग्रुप होता है, जिसमें ओ स्टाइल से टिपो ऑक्सीजन फैमिली जो है उसमें होती है, ठीक है। इसके बाद में आपको लेकर आया कहां पर, जो आपका 15वां जो ग्रुप है आपके, इसमें नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है फैमिली जो है, इसको निकोजन फैमिली बोलते हैं और फर्टिलाइजर में काम आती है, ठीक है। इसके बाद हम कहां पर आते हैं, जो हमारा 14 ग्रुप जो कि कार्बन वाली फैमिली है, ये बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनाती है। इसके अलावा मैंने कहा इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम जो आपके कैसे होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनका जिक्र भी इसके अंदर है, वो हमने कहा, ठीक है। इसके बाद हमारे जो 13 ग्रुप है आपके, वो बोरॉन फैमिली जो है उसमें आपके, वो हमने बात करी, ठीक है। बोरॉन फैमिली की बात हमने वहां पर करी है ना। ये पी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक के अंदर सारी ट्रांजिशन मेटल होती है, जो कि आपके ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आपके जो ग्रुप है वो आपके डी ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें सारी धातु है। इसके अलावा मैं लेकर आया आपको ग्रुप आपके किसकी और आपके, इसके बाद मैंने कहा आपसे जो एफ ब्लॉक है उसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आपके 2 इसके अंदर ग्रुप होते हैं। जो लेंथेनम के बाद वाले जो है आपके, वो लेंथेनाइड में आते हैं, 14 एलिमेंट है, और जो एक्टिनम के बाद वाले वो एक्टिनाइड में आते हैं, ये 14 है। तो कुल 28 एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। कुल एलिमेंट हमारे पास में 118 एलिमेंट कुल एलिमेंट है, वो भी मैंने आपको लिखा दिया। उसके बाद हम आए कहां पर, एक कॉइन ग्रुप होता है, इसकी बात करी मैंने आपसे, कॉपर है जिसमें आपके, इसके अलावा चांदी है, सोना है, ये सारा किस्म, ये सारा आता है आपके कॉइन ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। आवर्त सारणी के बाद मैंने कहा आपसे 2 नियम है, जो कि नियम तो पहले के हैं पर वो नियम एग्जाम में खूब पूछता है आपके एग्जाम में। तो एक तो है डोबेनियर का त्रिक नियम, और इसके अलावा एक है आपके न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो पहले हम वो लिखते हैं, उसके बाद हम किसकी ओर आएंगे, उसके बाद हम आपके एसिड बेस की ओर आने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, मैंने कुछ आपको रिवाइज करा दिया पहले वाला, देखिएगा, लिखिए आप जो है, आप नोट लिख दीजिए। आवर्त सारणी का ये अंतिम टॉपिक है, नोट लिख दीजिए आप लोग जो है,
और लिखिए मेरे साथ में, दो रूल हैं, एक का नाम है डोवेनियर। क्या नाम है? डोवेनियर। ये एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है। डोवेनियर का त्रिक रूल है ना, डोवेनियर का त्रिक नियम हो गया एक तो, और एक कौन सा, एक है आपके न्यूलैंड का अष्टक नियम। कौन सा है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। देने वाला कौन था? ये भी खूब पूछता है, कभी कभी इनके अंदर की बात ही पूछ लेता है, ठीक है। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल बोलते हैं इसको, अष्टक नियम कहते हैं। हमें दोनों ही पढ़ने, क्या हमें दोनों पढ़ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा, जो पहला नियम कौन सा है, डोवेनियर का त्रिक नियम जो है, ये 1817 में सामने आया। कब आया? 1817 में सामने आया। ये तो नहीं पूछते आपसे, ठीक है। देखो, नाम से स्पष्ट है त्रिक नियम। इसमें दोस्तों तीन तीन समूह के तीन ग्रुप बनाए गए ना। इसमें क्या हुआ, इसमें तीन तीन तत्व के ना, तीन तीन तत्व के तीन सेट जो है वो तैयार हुए। इसमें केवल तीन ही सेट बने, ठीक है। मतलब इस नियम को मानने वाले केवल 9 ही एलिमेंट बने, उससे ज्यादा एलिमेंट बन ही नहीं पाए ना। पर वो तीन सेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तीन सेट बनाए गए आपके इसके अंदर जो है। अगर पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों मान लेते हैं एक एलिमेंट कौन सा, एक एलिमेंट आपके x हो गया है, एक एलिमेंट y हो गया है, एक एलिमेंट z हो गया है, ठीक है। ये तीन इसमें एलिमेंट मान लिए, ठीक है। इनका परमाणु भार निकाला, क्या इनका परमाणु भार निकाल दिया। तीनों का परमाणु भार जो भी आएगा वो हमने निकाल लिया, ठीक है। इसमें दोस्तों यह जो ऊपर नीचे वाला जो है, इनका परमाणु भार का जो योग होता है, उसका जो आधा होगा वो इस वाले का परमाणु भार होने वाला है, ठीक है। मतलब कहने वाली बात यह है कि x, ऐसे लिख दिया आपके, x प्लस जेड, इसका जो परमाणु भार होगा, जो इसका आधा होगा, वो लगभग y के बराबर होने वाला है, ठीक है। x और z का जो परमाणु भार है, उसका जो आधा होगा वो लगभग जो है आपके किसके, लगभग y के बराबर होने वाला है। इसको आप लिख लीजिए ना, इसको आप लिख लीजिए मेरे साथ में। देखिए मध्य वाले तत्व का परमाणु भार लिखना। मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के, अन्य दोनों एलिमेंट्स तत्वों के परमाणु भार के औसत के या फिर आधे के, क्या परमाणु भार के औसत लिख दीजिए आप, औसत के बराबर होता है, ठीक है। औसत के बराबर होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह है कौन? यह है आपका डोवेनियर का त्रिक रूल, आपके सामने यहाँ पर है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, है ना। इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ लेंगे। एक बार हटा रहा हूं मैं इसको यहाँ पर। देखिए, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या डोवेनियर का त्रिक रूल जो है, इसके एग्जाम्पल आपके सामने जो है वो लेकर आता हूं कि भाई इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, तीन ही, मैंने कहा तीन ही सेट बने, ठीक है। सेट तीन ही बने हुए ना, सेट तीन ही बने आपके सामने, सेट बने तीन, ठीक है। देखिए, पहला सेट जो हम ले रहे हैं किसका ले रहे हैं आपके, वो ले रहे हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम। देखो आप लोग, मैंने कहा एक सेट लिया मैंने किसका, लिथियम। आप चेक करना खुद, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम चेक करो आप। लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है एक सेट मैंने ये ले लिया, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, देखो बेटा, जो लिथियम जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। क्या होता है? 3। परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार होता है इसका 7। मैं लिखा चुका हूं ना, इसका 7 होता है, ठीक है। सोडियम का होता है 23। कितना? 23 होता है सोडियम का परमाणु भार जो है वो 23 होता है, ठीक है। और जो पोटेशियम जो होता है इसका होता है कितना आपके 39। कितना होता है? 39 होता है। चेक करना, 39 प्लस लेना, 39 प्लस 7 कितना हो गया? अपॉन 2 कितना हुआ? ये हो गया 46/2। कितना हुआ? 23 हो गया। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं आपसे, देखो मैंने भी तो यही कहा कि जो मध्य वाले का जो परमाणु भार है वो अन्य दोनों एलिमेंट्स के परमाणु भार के एवरेज के बराबर होता है। तो ये पहला सेट, ठीक है, ये सेट नंबर 1 आपके सामने हो चुका है। लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है एग्जाम में पूछता है कि डोवेनियर का त्रिक नियम का कौन सा सेट फॉलो नहीं करता है। कोई और दे देगा, लिथियम सोडियम कैल्शियम लिख देगा, ऐसे कुछ भी लिख देगा। तो ये सेट नंबर 1 हो गया, ठीक है। देखिए, सेट नंबर 2 लिखना। सेट नंबर 2 कौन सा है? सेट नंबर 2 लिखिए आपके। सेट नंबर 2 कौन सा होगा? क्लोरीन होगा। क्लोरीन आपके, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिखना। क्लोरीन
ये लगभग बराबर भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि फिक्स 23 आए, 22 भी 24 भी संभव है, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, लगभग बराबर संभव है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है यह भी इन्होंने एक सेट बना दिया, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है एक सेट इन्होंने ये बना लिया, ठीक है, जिसमें क्लोरीन आप जानते हो कितना होता है 35.5, मैंने लिखा है वो आपको 35.5 जो है वो क्लोरीन आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे ब्रोमीन का होता है 80 है ना, और आयोडीन आपके कितना होता है 127 आपके आयोडीन होता है, ठीक है। चेक करो आप, है ना, चेक कीजिए मेरे साथ में। देखो 35.5 प्लस 35.5 प्लस 127 करूं आपसे तो कितना आने वाला है, यह आएगा आपका, ये दोस्तों लगभग कितना आएगा, लगभग आपके आने वाला कितना आपके, ये लगभग जो आपके 162 के आसपास जो है आने वाला है, ठीक है। 0.5 भी आएगा, मतलब ये 81 पॉइंट आपके 81 पॉइंट कितना आएगा 81.75 आपका आने वाला है, ठीक है। 81.25 करो, 81.25 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये 162 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा, तो 81.25 आने वाला है, जो कि लगभग ब्रोमीन के बराबर है। मैंने कहा ना लगभग भी चलेगा ना, लगभग एवरेज है तो लगभग भी चल जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो सेट बना कौन सा बना है, जो थर्ड सेट बना छापना, जो सेट नंबर थर्ड बना है, केवल 3 ही सेट बन पाए इससे ना, केवल 3 ही सेट बन पाए इससे, हाँ बिल्कुल 81.25 कर लीजिए, लगभग बराबर हो गया है, लगभग बराबर 80 के हो चुका है, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। थर्ड सेट लिखना, इसमें एक तो कौन सा कैल्शियम लेना, एक तो हो गया कैल्शियम, लिखिए, एक तो हो गया कैल्शियम हो गया, एक तो हो गया कैल्शियम। कैल्शियम मैं लिखा चुका हूं आपको 40 होता है, याद करो, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, एटॉमिक नंबर 40 होता है, याद कीजिएगा। आपके स्ट्रोंशियम कौन है लिखना, कैल्शियम स्ट्रोंशियम, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम हो गया, कैल्शियम लिखिए, कैल्शियम लिखना पहला पॉइंट, तो कैल्शियम लिखिए, फिर लिखिए स्ट्रोंशियम और फिर लिखिए बैरियम, कौन ना बैरियम, ठीक है। तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम जो है ये 3 आपके सामने हो गए, ठीक है। इसका होता है लगभग 87.5 जो है वो स्ट्रोंशियम का है, और लगभग 137 किसका है आपके बैरियम का, ठीक है। तो 137 काउंटिंग करो, निकालो, 137 प्लस 40 कितना हो गया आपके, ये हो गया छापना अपॉन 2, मतलब ये हो गया आपके, ये हो गया 7 और 1 अपॉन 2, मतलब कितना हो गया, लगभग जो है आपके 2 8 16 1 और 2 8 16 88.5 हो गया, जो कि एवरेज स्ट्रोंशियम के बराबर है, ठीक है, जो कि एवरेज आपके स्ट्रोंशियम के बराबर है, ये कहने वाली बात है। तो इसके केवल ये 3 ही सेट बन पाए। कभी सवाल, मैं फिर कह रहा हूं, देखो अगर आप एसएससी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप कोई और एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पर ये सवाल खूब पूछता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला एक सेट हो गया, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला आपके दूसरा सेट हो चुका है, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम वाला आपके थर्ड नंबर का सेट हो चुका है, ये आपको नोट करना है, ठीक है, नोट कीजिए फटाक से। ये डोबेने का त्रिक नियम, केवल 3 ही सेट बना पाई है ना, केवल 3 सेट बना पाए। एक ग्रीन टी मंगा, ये डोबेने का आपके त्रिक नियम हो गया, ठीक है। आपसे ये कभी नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ सकता है नाम कौन कौन से, हद से हद मारेगा तो कह रहा हूं आपसे, हद से हद मारेगा तो ये पूछ सकता है नाम कौन कौन से, ठीक है। आगे देखिए नंबर सेकंड लिखना आप लोग, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन हमारा, लिखिए। नंबर 2 लिखिए आपके अष्टक नियम, नंबर 2 लिखिए अष्टक नियम, इसको बोलते हैं ऑक्टेव लॉ, किसका है ये, न्यूलैंड का है। लिखिए अष्टक नियम किसका है ये, अष्टक नियम जो न्यूलैंड का, किसका, जो न्यूलैंड है उसका अष्टक नियम है, ठीक है। इसने कहा जिस प्रकार सारे गामा पा धा नी सा होता है ना, मतलब हर 8वें वर्ड पे कैसे होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी और फिर 7वां सा, ऐसे होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां वर्ड रिपीट होता है, क्या होता है, 8वां जो वर्ड होता है, 8वां जो अक्षर होता है, जो वर्ण होता है वो रिपीट होता है, ठीक है।
तो यही न्यूलैंड ने कहा है कि जो आपके आठवां जो इन्होंने आपके अष्टक बना दिए ना, अष्टक बना दिए इन्होंने, 8 की श्रृंखला बना दी, और उसमें जो पहला और जो 8वां वर्ड है उसके गुण समान होने वाले हैं, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, इनका कहना है कि जो 8वां जो होगा लेना आपके 8वें लिखना, 8वें तत्व के गुण, 8वें तत्व के गुण जो पहले तत्व के समान होंगे। ठीक है, पहले तत्व के समान होंगे, ये इनका कहना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो 8वां जो गुण तत्व का गुण है वो फर्स्ट तत्व जो है उसके समान होने वाले। ठीक है, और सो इसके अनुसार, इनके अनुसार जो है केवल उस समय 56 ही क्या थे आपके, 56 ही एलिमेंट थे। तो इन्होंने जो है, यह कभी सवाल पूछो ना आपसे, देखो मैंने कहा ना अष्टक, ये सारे नियम पहले आए हुए हैं ना, ये पहले पुरानी जो आवर्त सारणी उसमें भी ये थे ना, पहले नियम आए हुए हैं। तो इसका नियम 56 जो थोरियम, उस समय थोरियम जो था आपके 56 पे था, वहीं तक लागू होते हैं। ठीक है, लिखना थोरियम 56 तक जो है आपके, थोरियम 56 तक जो है आपके, 56 तक क्या हुआ है, ये लागू हुए। ठीक है, लागू हुए। और यह है कैसे, आपके संगीत के जो स्वर होते हैं, संगीत के जो स्वर होते हैं उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम है। ठीक है, अभी एग्जांपल लिखाऊंगा ना। एक बात लिखना, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो नोबल गैस के ऊपर लागू नहीं होता। जो अक्रिय जो गैस होती है हमारी, जो वर्तमान ग्रुप 18 के अंदर है, नोबल जो अक्रिय गैस है, इनके ऊपर लिखिए, इनके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, इनके ऊपर लागू नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए ना, इसका एग्जाम्पल क्या है वो देखिए आप। मैंने कहा जो 8वां जो एलिमेंट आएगा वो कैसा आने वाला, 8वां एलिमेंट आपके समान गुण का आने वाला, इन्होंने ये कहा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन, इन्होंने कहा जो 8वां जो एलिमेंट आएगा वो समान आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद हीलियम नहीं लिखूंगा, मैंने अभी तो आपसे कहा कि नोबल गैस के ऊपर लागू नहीं होता, तो हीलियम इन्होंने काउंट नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद लिथियम हो गया, फिर आपके बेरिलियम हो गया, फिर बोरोन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया है, फिर ऑक्सीजन हो गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 आपका फ्लोरीन। क्या हो गया, 8 आपका फ्लोरीन हो गया है। फिर यहाँ पर नियोन नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। फिर आपके कौन, आपके फिर सोडियम आने वाला है, सोडियम आएगा। फिर उसके बाद कौन आने वाला आपके, फिर मैग्नीशियम आने वाला है। फिर कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा। फिर आपके एल्यूमिनियम आने वाला है, कौन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। फिर आपका सिलिकॉन आएगा, फिर आपका फास्फोरस आएगा, फिर आपका सल्फर आएगा, और यही चलने वाला है। ठीक है, फिर आपका क्लोरीन आने वाला है। तो ये तो आप भी मानते हो, देखो आप भी मानते हो ना, हमने पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, याद करो। ग्रुप नंबर 16 में ऐसे था आपके, है ना। ग्रुप नंबर 15 में यही था, 14 में यही था, चेक करो। और जो आपके 13 था उसमें यही था। इसके अलावा जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें जो आपके सेकंड ग्रुप है उसमें यही है। जो हमारा एस ब्लॉक है उसमें जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें यही है। और जो हमारा जो 70 नंबर जो ब्लॉक है आपके ग्रुप जो है उसमें यही है। आप भी मानते हो कि भाई ऐसा होता है ना। तो इन्होंने ये केवल पर ये रूल केवल आपके जो थोरियम जो 56 नंबर है वहीं तक लागू हुआ, उसके बाद लागू नहीं हुआ है। ठीक है, ये वहीं तक लागू हो पाता है, उसके बाद ये नियम जो है फेल हो गया था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो लिख लीजिए आप, लिखिए फटाक से। यहां पर हमारा एंड हो गया। ठीक है, ऑक्टेव बोलते हैं इसको ना। एक बच्चा पूछ रहा है क्या बोलते हैं इसको, इसको ऑक्टेव लो बोलते हैं ना। मैं बोल भी रहा था शायद, इसको ऑक्टेव लो कहते हैं।
अष्टक के लिए इंग्लिश में ऑक्टेव वर्ड होता है, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। देखो बेटा, एक सवाल पूछा गया है, मैं सवाल दिखाता हूं आपको ना। ये सवाल मैं भेज रहा हूँ ना, इसको लगाना, ठीक है, सामने। देखो एक सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसी का है। सवाल अच्छा था, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ना। देखो अब एक सवाल दिखाएंगे आपको, ये बच्चों को भी दिखाना है, ठीक है। एक सवाल दिखाएंगे आपको, ये सवाल पूछा गया सवाल है सवाल ने, और दिखा रहा है इनको बच्चों को। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट न्यूलैंड का अष्टक नियम का अंतिम तत्व है, सवाल पूछा गया, देखिए ना। तो मैंने कहा ना, न्यूलैंड का जो आपके अंतिम जो एलिमेंट था उस समय जो है वो कौन था आपके, वो थोरियम था। कौन? थोरियम था। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया है तो आप इसमें कुछ भी कर लो, पैर ऊपर कर लो, सिर नीचे कर लो, उल्टे घूम जाओ, कुछ भी कर लो, आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आंसर कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको हर वो पॉइंट लिखा दिया जो एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। यहाँ हमारी जो आवर्त सारणी है वो हम यहाँ पर अंत कर रहे हैं, ठीक है। हमारी आवर्त सारणी यहाँ पर अंत हो चुकी है आपके सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हम क्या, वो होगा हमारा लिखना, वो होगा हमारा एसिड, बेस और साल्ट। ये टॉपिक देखो, मैंने फिर कहा है, केमिस्ट्री हमारे एग्जाम में जो आती है ना, वो आती है अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब कि वो केमिस्ट्री जिसका उपयोग हम कर सके, है ना। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, देखो केमिस्ट्री में जरूरी है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, पर हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा कुछ महत्वपूर्ण एसिड्स के नाम। नींबू में क्या होता है, दही में क्या होता है, मक्खन में क्या होता है, ये सारे जो टमाटर में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल है, खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल है, एग्जाम में ये काम आएंगे। सेब में कौन सा अम्ल है वो पूछेगा आपसे। कुछ मैं आपको इसमें जो लिखाऊंगा ना, देखो मेरा फोकस रहेगा एग्जाम को कवर करना। आपको पीएचडी करवाना उद्देश्य नहीं है, आपको 12th एग्जाम पास करवाना उद्देश्य नहीं है मेरा, आपको बीएससी करवाना उद्देश्य नहीं है, एग्जाम को फोड़ना उद्देश्य है। तो वहां फोकस रहने वाले, ठीक है। देखिए, एसिड, बेस और साल्ट की बात करते हैं। देखो एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये होता है कि एसिड प्लस बेस अगर आपस में मिल जाए, आपस में, तो साल्ट बनता है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको, एसिड को बोलते हैं अम्ल, क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। बेस को क्षार कहते हैं हम लोग। अगर ये मिल जाए आपस में तो लवण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने तीनों लिख दिया आपके सामने, एसिड, बेस और साल्ट जो है तीनों लिख दिए, ठीक है। देखो, कोई चीज एसिड है या नहीं, कोई चीज बेस है या नहीं, या कोई चीज आपके दोनों में से कौन सी है, अगर हमें चेक करना हो, दो तरीके हमारे पास हैं। एक तो हम उसको चाक के देख लें, मतलब एक तो उसको टेस्ट कर लें। अब दोस्तों मान लो आपने तेजाब लिया, करना मत है ना, थप्पड़ मारूंगा। मान लो आपने तेजाब लिया और आपको चेक करना है कि भाई ये एसिड है या फिर बेस है। आपने उसको जीभ पे रखा, भाई साहब जीभ में छेद हो जाएगा आर पार दोस्तों। हाँ, रखा जीभ पे आपने, तो आप जीभ पर रख के चेक नहीं कर सकते हर चीज को। तो इसके लिए हमने स्केल बना लिया, उसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल है। पीएच की फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल है, पीएच स्केल बोलते हैं। सोरेनसन साहब ने दिया था, ठीक है, खोज करने वाले थे। उस स्केल के आधार पे जो रीडिंग आती है, उस आधार पे हम बोलते हैं कि भाई क्षार है या अम्ल है या न्यूट्रल है। उस आधार पे हम बोलते हैं भाई आपके प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, वो उस आधार पे बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा लिखना आपके, आप लिखिए पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल क्या बोलते हैं इसको? पीएच स्केल बोलते हैं। फुल फॉर्म होती है इसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है ये स्केल है, ठीक है। इसको बोलते हैं पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल बोलते हैं इसको ना, पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल कहते हैं पीएच स्केल को ना। इसकी खोज करने वाले कौन थे?
इसकी खोज करने वाले थे सोरेनसन। कौन थे? सोरेनसन साहब जो है वो इसकी खोज करने वाले ना, सोरेनसन साहब जो है वो खोज करने वाले। ये सवाल आरएस के अंदर, आरएस का जो हमारे यहाँ पर मेंस एग्जाम हुआ था 18 के अंदर, उसमें यह सवाल पूछा गया। कौन सा? कि पीएच स्केल की खोज करने वाले कौन थे? सोरेनसन थे। ठीक है, आगे देखिए। देखो पीएच स्केल जो है वो कुछ ऐसे होता है ना, पीएच स्केल जो है वो कुछ ऐसे होता है बेटा। इसमें जो बीच का नंबर होता है यह है 0 से। कभी भी पूछू ना आपसे पीएच स्केल की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से नहीं होती, 0 से होती है। ठीक है, और अंत कहाँ होता है? अंत होता है इसका 14 के ऊपर। ठीक है, 14 पर उसका अंत होता है। जो यहाँ पर जो नंबर होता है वो है 7। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग उदासीन। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग अपना न्यूट्रल कहते हैं इसको ना, उदासीन। ना तो अम्ल ना क्षार। ठीक है, कुछ भी नहीं, उदासीन है। ठीक है, अगर दोस्तों 7 से कम की ओर जाएंगे ना, अगर हम लोग 7 से 0 की ओर जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग 7 से 0 की ओर जाएंगे तो जो हमारा जो एसिड का जो गुण है, अम्ल का जो गुण है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे अगर हम 7 से 0 की ओर जाएंगे तो जो अम्ल है वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर जाने पर जो अम्लता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इधर आने पर क्या होता है? जो अम्लता जो है वो बढ़ती है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इधर आने पर जो अम्लता जो होती है वो बढ़ती है, नोट करना। ठीक है, और दोस्तों अगर इधर से मैं इधर आऊंगा, अगर मैं 7 से 14 की तरफ आऊंगा तो इधर आने पर क्या होगा? इधर आने पर जो बेस है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, इधर आने पर जो क्षारीयता जो है वो मेरी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा 2 पॉइंट आपसे मैंने बोले। अगर मैं 7 से कम की ओर जाऊंगा, 0 की ओर, तो क्या होगा? अम्लता बढ़ेगी। और अगर मैं 7 से 14 की ओर आऊंगा तो जो हमारी जो क्षारीयता जो है वो बढ़ने वाली है। ये आपको नोट करना है। और 7 पर आपका उदासीन होने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछूं आपसे, तो सवाल पूछा प्रबल अम्ल की पीएच मान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आया, ऑप्शन नंबर आया 6.5। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा आपसे, जो प्रबल अम्ल है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग जो आपके एसिड है, प्रबल जो अम्ल है, इसका पीएच मान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 6.5 है। ऑप्शन नंबर बी लिखना आपके, ऑप्शन नंबर बी 7.5 है। ऑप्शन नंबर सी आपके इसके अलावा 6 है। ऑप्शन नंबर डी आपके 3 है। तो अगर पूछो आपसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होगा उसका पीएच मान कितना होगा? मैंने कहा भाई 7 से कम होगा अम्ल, 7 से कम अम्ल होगा, 7 से अधिक क्षार होगा। ठीक है, तो 7 से कम अम्ल होगा तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, 7.5 तो अम्ल ही नहीं होगा, ये तो क्षार है। ठीक है, मैंने आपसे कहा इससे जितना दूर जाओगे उतना आपकी अम्लता बढ़ने वाली। ठीक है, 6.5 तो 7 के पास में, तो ये भी हट गया, ये भी 7 के पास, तो ये भी हट गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। ये लॉजिकल सवाल होते हैं ना, हर किसी का पीएच मान याद थोड़ी कर पाओगे आप जो है, पर जो इधर की साइड होगा 0 के पास होगा वो आपके प्रबल अम्ल होने वाला है, और जो इधर 14 के पास होगा आपके वो प्रबल क्षार होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? यहां पर मैं लिख दूं क्या? यहां पर मैं लिख दूं, देखो यहां पर ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, आपके जो यहां पर कहीं पर होगा वो प्रबल अम्ल होने वाला है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है, और जो यहां कहीं पर होगा आपके वो आपके प्रबल क्षार होने वाला है। ठीक है, वो प्रबल क्षार होने वाला है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पर HCl होता है, यहाँ पर HCl होता है, इसका 1.5 pH वैल्यू मैं लिखाऊंगा आपको ना, जो पेट में हमारा अम्ल है उसका, वो प्रबल अम्ल है, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब लिखिए आप मेरे साथ में, लिखिए एसिड, देखिए अम्ल। पहली बात तो इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू 7 से कम होती है ना, पीएच वैल्यू 7 से कम, ये साइन होता है। ठीक है, ये साइन है, जिसकी ओर मुंह खुलता है वो अधिक होता है, जिसकी ओर मुंह बंद होता है वो कम होता है। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है ना, पीएच जो है उसकी वैल्यू 7 से कम होती है। यह स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं? यह स्वाद में खट्टे होते हैं ना,
यह आप ऐसे लिख लेना 7 से कम होती है, सीधा लिख लो आप, तो 7 से कम होती है, ठीक है। यह स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं, अरे आप नींबू देख लो, सारे जो अम्ल है खट्टे अम्ल, नींबू है, टमाटर है, हरा एप्पल है, सारे खट्टे होंगे आपको ना, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और जो अम्ल जो होते हैं ना, वो जल में जब घुलते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। ये ट्रिक है याद करने की, ये मतलब किसी भी अम्ल को पहचानना हो केमिकल रूप से, तो जो जल में मिलने पर H+ आयन देगा वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका अम्ल होने वाला है, ठीक है। लिखिएगा, जल में घुलने पर क्या होगा, जल में घुलने पर H+ आयन, जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन, जल में घुलने पर H+ जो आयन होता है वो देता है, ठीक है। जल में घुलने पर ये H+ जो आयन होता है वो रिलीज करता है, छापना, उसे हम एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। पीएच वैल्यू इसकी 7 से कम होती है, ठीक है। और जो ये एसिड जो है, पूछे आपसे, देखो एक लिटमस पत्र होता है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं आपसे, एक लिटमस पत्र होता है, जैसे आपका टिश्यू पेपर होता है ना, सो इसी प्रकार का लिटमस पत्र होता है, ठीक है, इसी प्रकार का होता है। और अगर मैं इसको लिटमस पत्र जो है, अगर मैं इसको अम्ल में डाल दूंगा तो अम्ल जो है उसको नीले को लाल कर देगा, ठीक है। जो लिटमस पत्र होता है, अगर मैंने इसको अम्ल में डाल दिया तो अम्ल जो है उसको नीले को लाल करने वाला है, ठीक है। और क्षार जो होगा उसको लाल को नीला करने वाला है, ठीक है। देखिएगा, मैंने आपसे ये बोला यहाँ पर कि जो एसिड जो होता है ना, लिटमस पत्र को आपके लिटमस पत्र जो है, लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देगा ना, नीले से लाल कर देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लू से क्या कर देगा, ब्लू से आपके रेड कर देगा, ठीक है। नीले से लाल कर देगा ना। और लिख लीजिए, लाल कर देते हैं। इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, अनीला, क्या अनीला, इसकी ट्रिक नोट कर लेना, आप लोग जानते होंगे वैसे तो। अनीला ट्रिक आपको ध्यान, ठीक है। अम्ल नीले को लाल करता है, ठीक है। अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है, अनीला आपको नोट करना है। लिटमस पत्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार फिर भी 2 बात लिख लीजिए आप यहाँ पर। यह लाइकेन किससे बनता है, जो लाइकेन है, इस लाइकेन से इसका निर्माण होता है, छापना। जो लिटमस पत्र है, लाइकेन से इसका निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अम्ल नीले को लाल करता है, ये आप जानते हो। स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, पीएच वैल्यू इसकी 7 से कम होती है। और जो लिटमस पत्र जो होता है हमारा, वो मैंने कहा आपसे, वो नीले से लाल हो जाए, ये आपके सामने अम्ल होता है, ठीक है। अब अम्ल कुछ तो होते हैं बड़े वीक एसिड होते हैं ना, और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। आप सोचिए कि आपको कौन सा खाने के लिए देंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो देंगे या फिर जो वीक एसिड होगा। सो अगर स्ट्रॉन्ग दे दिया दोस्तों, तो हमारे पता लगा अंदर छोटी हाथ जल गई, ठीक है। खाने गए भाई साहब, पाचन करने गए, छोटी हाथ का पाचन हो गया भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड दोस्तों जला देगा ना, सोचिए आप, स्ट्रॉन्ग एसिड जलाने वाला, ठीक है। तो जो जितने भी हम चीजें खाते हैं ना, उनमें जो एसिड जो होता है वो आपके वीक एसिड होते हैं, जिनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये जल में घुलने पर थोड़े कम H+ आयन देते हैं, ठीक है। लिखिएगा मेरे साथ में, लिखिएगा, नंबर 1 लिखिए दुर्बल अम्ल, जिनको हम वीक एसिड बोलते हैं, दुर्बल अम्ल, ठीक है। मैंने आपसे कहा ये जल में घुलने पर क्या होगा, जल में घुलने पर कम H+ आयन देंगे, ठीक है। जल में घुलने पर कम H+ आयन, जल में घुलने पर कम H+ आयन देते हैं, वो आपके कौन, वो आपका दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। जिनके पीएच मान जो है वो 6, 7, 5.5, 5 ये होती है, वो दुर्बल एसिड आपके सामने है। एग्जाम में निश्चित सवाल पूछता है यहाँ से, जो एग्जाम है आपका, वहां पर निश्चित सवाल पूछता है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो केमिस्ट्री में जो अप्लाइड केमिस्ट्री सवाल वहां से पूछता है, जो हम यूज कर रहे हैं ना दैनिक, हमारे कोर्स में लिखा होता है दैनिक दिनचर्या में काम आने वाली वस्तुएं, वो केमिस्ट्री वाला पूछता है, ठीक है। देखिए, मैंने कहा जो भी हम चीजें खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ है लिखना, जो भी खाने की वस्तुएं जो होती हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, इनमें कौन सा एसिड आपके, जो भी आपके जो एडिबल्स आपके जो वस्तु हैं जिनको हम खा सकते हैं, उनमें दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, छापना, जितने भी ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं, जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, जिनमें C और H होता है, जिनमें क्या होता है, जिनमें
C और H होता है वो भी यही कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। और जितने भी प्राकृतिक अम्ल है, नेचुरल जो अम्ल है वो भी इसी में, ठीक है। जो भी प्राकृतिक अम्ल है, नेचुरल जो अम्ल है वो भी दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आने वाले। तो मैंने आपसे कहा आप तो ये ध्यान रखना खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है ना। अब 15-20 के नाम हमें लिखने हैं यहाँ पर, और ये एग्जाम में पक्का पूछता है। मतलब आप खुद कहोगे मुझे कि सर ये सवाल तो आते आता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सेंटर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। देखिएगा, लिखिए इसके एग्जाम्पल, लिखिएगा, लिखो एग्जाम्पल, ठीक है। लिखिए एग्जाम्पल, ठीक है। लिखो खट्टे पदार्थ, आपको बताना है अम्ल कौन सा है। खट्टे पदार्थ, इन्हें हम बोलते हैं सिट्रस फूड जो है ना, खट्टे पदार्थ जो है उसमें बताना है आपको, ठीक है। इसके अलावा नींबू और लिख लो, इसी में नींबू और लिख लो, नींबू है ना, बताओ कौन सा अम्ल है, ठीक है। इसके अलावा लिखो सेब, फिर लिखो टमाटर, एप्पल टोमेटो, लिखिए एप्पल टोमेटो, लिखो इमली, याद है आपको, इमली का बूटा बेरी का बेर, इस जंगल में हम दो शेर, है ना, वही इमली जो है, ठीक है। लिखो इमली जो है ना। लिखो टमाटर, लिखिएगा, लिखो पालक, यही लिख लो पालक, यहीं पर पालक लिख दीजिए ना। लिखो टमाटर, पालक, इमली, खट्टे पदार्थ, नींबू, बताओ इसके अलावा लिखिए नींबू, और लिखो लाल चींटी, लिखो लाल चिंटी, लाल चिंटी, ठीक है। लिखो लाल चींटी। भाई साहब अगर लाल चींटी दोस्तों खाती है जब एक बार, तो एक बार के लिए समझो दर्द होता है ना, वो है क्योंकि उसमें एक एसिड होता है, ठीक है, जो वो छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो एसिड हमारे सामने। लेकिन जब दूध से दही बनता है, तो दूध दही पनीर पूछूं आपसे, दूध है, दही है, जितने भी दूध से बनने वाले उत्पाद होंगे जिन्हें हम डेयरी उत्पाद कहते हैं, उनमें कौन सा अम्ल है, ठीक है। इसके अलावा लिखिएगा, इसके अलावा लिखिए, इसके अलावा लिखिए, आगे लिख देता हूं, ठीक है। लिखिएगा, लिखो बटर, बटर या फिर मक्खन लिख लीजिए, मक्खन। कभी चेक किया आपने मक्खन को टेस्ट करना, आपको थोड़ा शुरुआत में खट्टा खट्टा लगेगा ना, चेक करना मक्खन जो है खट्टा होता है, खट्टापन उसमें होता है, ठीक है। देखो सिरका, वो देखिए आपने, वो प्याज आती है होटलों के अंदर, जो गोल गोल प्याज होती है, छोटी छोटी आपके, जिसमें रेड रेड सा लगा होता है, सिरका जो होता है ना, इसको विनेगर बोलते हैं, क्या होता है, विनेगर कहते हैं इसको, सिरका को, ठीक है। इसके अलावा आंवला, आंवला, लिखो फिर विटामिन सी, लिखो विटामिन सी। चलो लिखो एक बार इनको, देखो पूछूं आपसे खट्टे पदार्थ, नींबू पूछूं आपसे, लिखना है इसमें कौन सा सिट्रिक अम्ल होता है, कौन सा सिट्रिक अम्ल जो है इसमें होता है, ठीक है। खट्टे पदार्थ नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है ना। सेब जो एप्पल है इसमें मैलिक अम्ल है, कौन सा है, सेब जो एप्पल है उसमें क्या है, मैलिक अम्ल है, ठीक है। सेब जो एप्पल है उसमें कौन सा है, मैलिक अम्ल है ना। सेब या फिर एप्पल में कौन सा है, मैलिक अम्ल होता है, ठीक है। सेब या फिर एप्पल में मैलिक अम्ल है। टमाटर पालक छापना कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा है, टमाटर पालक जो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल है, कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो टमाटर और पालक के अंदर होता है, ठीक है। टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर पालक कभी देखा है आपने, जिसको पथरी हो ना उसको बोलते हैं कि टमाटर मत खाओ, पालक मत खाओ, जो बीज वाली चीजें, अमरूद मत खाओ बोलते हैं, देखना आप लोग, है ना, अमरूद, है ना, अमरूद मत खाओ, ये अमरूद में भी यही होता है ना, अमरूद में भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो अमरूद, टमाटर, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। जो इमली है इसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल, कौन सा है, टार्ट्रिक जो अम्ल है वो इमली में होता है, ठीक है। टार्ट्रिक जो अम्ल है वो इमली के अंदर होता है ना। जो लाल चींटी है इसमें कौन सा है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। देखो फार्मिक जो अम्ल होता है ना, इसी को मैथेनोइक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैथेनोइक अम्ल। कभी सवाल पूछे आपसे लाल चींटी में कौन सा अम्ल है, तो फार्मिक अम्ल या फिर मैथेनोइक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है। दूध दही डेयरी उत्पाद पूछूं आपसे, दूध दही डेयरी उत्पाद छापना, इनमें कौन सा अम्ल होता है आपके, लैक्टिक अम्ल। अरे याद करो भाई, दूध जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, याद करो जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, वही दोस्तों आपके दूध में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, कौन सा है, दूध में होता है आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है।
खट्टे पदार्थ, नींबू में सिट्रिक अम्ल है, सेब के अंदर मैलिक अम्ल है, अमरूद, टमाटर, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, लाल चींटी में आपके फार्मिक अम्ल है, मैथनोइक अम्ल बोलते हैं इसको, और दूध, दही, डेयरी उत्पाद में लैक्टिक अम्ल है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल जो है वो इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे बटर, मक्खन छापना, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण, देखो सवाल एग्जाम में आ चुका है, मक्खन में कौन सा अम्ल होता है आपके? ब्यूटारिक अम्ल। कौन सा? ब्यूटारिक अम्ल जो है मक्खन में होता है, ठीक है। ब्यूटारिक जो अम्ल है वो मक्खन के अंदर ना, ब्यूटारिक अम्ल आपका मक्खन में हो गया, ठीक है। सिरका जो विनेगर, इसमें कौन सा है? एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक जो अम्ल है वो सिरका या फिर विनेगर के अंदर होता है, ठीक है। आंवला छापना पूछूं आपसे, आंवला जो है आपके, ये सो आंवला ही विटामिन सी होता है। आंवला ही क्या है? विटामिन सी आंवले में ही होता है ना, तो विटामिन सी लिख दीजिए या आंवला लिख दीजिए, एक ही बात है। दोनों में कौन सा अम्ल? दोनों में आपके एस्कोर्बिक अम्ल होता है। कौन सा? एस्कोर्बिक जो अम्ल है वो होता है किसमें? विटामिन सी और आंवला के अंदर जो है एस्कोर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। तो विटामिन सी और जो आंवला है इसमें अम्ल कौन सा है? आपके इसमें एस्कोर्बिक अम्ल है, ठीक है। तो ये सारे अम्ल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट नीचे लिख लीजिए, इस आपके दुर्बल अम्ल के अंदर लिख लीजिए, यहीं पर लास्ट पॉइंट नोट नीचे लिख दीजिए आपके, लिखिए जो किडनी जो होती है उसमें एक स्टोन बनती है, पतरी बनती है, वो पतरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, ठीक है ना। जो किडनी है, जो गुर्दा है हमारा, इस किडनी में जो स्टोन बनता है, जो पथरी जो बनती है, जो पथरी होती है वो होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने कहा ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? वो जैसे कि टमाटर में होता है, या फिर आपका अमरूद में होता है, या फिर पालक में होता है, ठीक है। वो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। इसलिए जब डॉक्टर बोलता है कि भाई टमाटर, पालक, अमरूद बीज निकाल के खाने चाहिए ना, ऐसा वो बोलता है, क्योंकि जो बीज होता है उससे वहां पर ऑक्जेलिक अम्ल जमा होता है और वो ऑक्जेलेट में कन्वर्ट होता है, पतरी जो है आपका साइज बड़ा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लीजिए फटाक से। ये लिखिए फटाक से। अभी सवाल दिखाऊंगा इसके, ठीक है। सवाल दिखा दूंगा ना। वो प्रबल अम्ल है बेटा, HCl आगे लिखा, प्रबल अम्ल है। ये दुर्बल अम्ल लिखा है मैंने, ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। ये लिखा बटर, मक्खन, ब्यूटारिक अम्ल, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल, आंवला विटामिन सी में आपके एस्कोर्बिक अम्ल होता है ना। अब देखिए ये लिख लेना, किडनी स्टोन, पतरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। अब लिखो प्रबल अम्ल, लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो इसमें 3-4 नाम है, पर भाई बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। लिखना स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल जो है उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। लिखो फर्स्ट HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहां पर मिलता है ये बात करो। अरे याद करो, हमने खाना यहां से शुरू किया था, फिर ओरल कैविटी से होता हुआ किसमें आया? ओसोफिगस के अंदर आया था, एसोफिगस में होता हुआ आपके, इसको फूड पाइप हमने कहा था। फिर भोजन कहां पर? स्टोमक में पहुंचा था ना। और मैंने कहा जो स्टोमक है उसमें जो प्रोटीन जो है, इसके पाचन का माहौल बनाने के लिए जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है, इसको एक्टिव करने के लिए जो है एक एसिड यहाँ पर होता है, उसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये आपको याद होगा बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। देखिएगा मैंने आपसे कहा था कि जो पेट है, इस पेट में कौन सा जो अमाशय है, इस अमाशय के अंदर कौन सा आपके अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल मिलता है? HCl अम्ल मिलता है, ठीक है। और काम क्या इसका काम होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक, है ना, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। पाचन में सहायक होता है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? इसी को हम जो आपके, इसी का एक नाम एग्जाम में पूछा गया आपके, एक बार सोचो, सवाल आया, सवाल था आपके म्यूरिएटिक एसिड किसको बोलते हैं? सोचो आप, सवाल था, SSC का सवाल है
कि म्यूरिएटिक अम्ल किसे बोलते हैं, तो इसी को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं ना, इसी को हम म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को हम म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं। जो रेशे जो होते हैं उनको काटने का काम करता है, ठीक है। जो रेशे जो है, रेशों को काटने का काम है ना, रेशों को काटने का काम करता है म्यूरिएटिक एसिड, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, HCl जो अम्ल हमारा, इसे हम म्यूरिएटिक एसिड बोलते हैं, नोट करना। इसका पाचन में सहायक होता है ये, पीएच वैल्यू इसकी 1.5 होती है, ठीक है। पीएच वैल्यू इसकी 1.5 होती है, ये भी आपको नोट करना है। ये हमारा पहला प्रबल एसिड कौन सा, आपके फर्स्ट प्रबल एसिड आपकी कौन सा हो चुका है, HCl हो चुका है, ठीक है। इसे म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। आगे बढ़े, चलो लिखो नंबर 2 लिखना, H2SO4। याद है क्या आपको H2SO4? देखो इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल ना, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत ही महत्वपूर्ण है सल्फ्यूरिक अम्ल। और भाई साहब आपने इसको देखा भी हुआ है ना, आपने देखा हुआ है इसको, जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल है आपके H2SO4 बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं अम्लों का राजा। इसको बोलते हैं हम लोग अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं इसको? अम्लों का राजा बोलते हैं, ठीक है। इसी का नाम, इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। अम्लराज नहीं बोलते ना, अम्लराज नहीं बोलते, ठीक है, वो अलग है, वो अलग आएगा, ठीक है। अम्लराज अभी आगे आएगा, उसकी बात करेंगे हम, है ना। इसको बोलते क्या? इसको बोलते हैं आपके, इसको बोलते छापना, अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है इसको ना। इसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ, इसको बोलते हैं आपके ऑयल ऑफ विट्रोल, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल, ये लिखिए, ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, ठीक है। विट्रोल वर्ड का थोता, थोते का नमक, थोते का तेल, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल, है ना। ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, थोते का तेल कहते हैं इसको, ठीक है। और जो आपके घर में जो देखा आपने, लाइट चली गई तो इन्वर्टर चलाते हो आप लोग, जो है इन्वर्टर चलता है, उसमें बैटरी भी होती है, चेक करना। और उस बैटरी के अंदर चेक करना आप क्या होता है, उस बैटरी में जो है, जो बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, उसमें तेजाब, उसमें आपके एक एसिड भरा हुआ होता है, वो कौन सा? H2SO4, ठीक है। तो लिखिएगा सीसा संचायक सेल लिखना, सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल लिखना, या फिर इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, कम उपयोग करते हैं ना। तो ये इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, इसमें उपयोग करते हैं। मतलब दोस्तों ये वो सॉल्यूशन होता है आपके, जिससे हमें क्या मिलती है, जिससे आपके जो मतलब एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ठीक है। क्या करता है? जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी तरह काम करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो है इसकी तरह काम करता है, ठीक है। तो हम जो बैटरी होती है हमारी, उस बैटरी में जो हमारी इन्वर्टर की जो बैटरी है, वहां पर इसे काम करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग तेजाब भी कहते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग, इसे तेजाब भी कहते हैं, ठीक है, इसे तेजाब भी कहते हैं। और मैंने आपसे कहा, जो आपके घर में जो बाथरूम है उसमें यही रखा हुआ है, ठीक है। जो बाथरूम साफ करने का काम जो आता है वो यही होता है, ठीक है। आपने चेक, जो बाथरूम साफ करने का जो काम आता है वो यही होता है, कौन सा? आपके H2SO4, जिसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये बड़ा प्यारा सवाल है, खूब पूछा गया सवाल है, ऑयल ऑफ विट्रियोल है, और कहाँ यूज करते हैं ये सवाल पूछा गया आपसे। और ये वाला पॉइंट तो तेजाब कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लिखो, मैं सवाल दिखाता हूँ आपको इसका। देखो आसान सवाल ही पूछा गया है, जो कि जीडी का पेपर में आया हुआ है ना, अभी दिखा रहा हूं आपको।
देखो आसान सवाल तो ये पूछा गया इसमें, जो लेड बैटरी होती है, कौन सी, जो लेड बैटरी होती है ना, जो लेड बैटरी होती है ना, साइंस वो फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, चिंता ना करें ना। जो लेड बैटरी उनमें यूज करते हैं किसका, आपके H2SO4 का करते हैं। काम तो बहुत सारे होते हैं इसके, ऐसे नहीं एक काम यही होता है, ठीक है। जो रेफाइनरी जो होती है उसमें यूज करते हैं हम, आयरन स्टील आपके जो इंडस्ट्री उसमें यूज करते हैं। वो सवाल पूछता नहीं है आपसे ना, ये सवाल पूछता है आपसे कि बैटरी में, लेड बैटरी में कौन सा एसिड, दिखाओ सवाल दिखाओ भाई, भेजा जो लेड बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है आपके, तो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वहां पर हम यूज करते हैं। वहां पढ़ाएंगे आपको दोबारा, वो बड़ी बात नहीं है ना। अभी तो एक बार लिखिएगा आप लोग, है ना। ये क्या हुआ, चलिए आप आगे लिखिए। 500 बार तो दबाता है इसको, टक 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 करता है। सवाल देखो आपके सामने है, सल्फ्यूरिक एसिड इज, ऑप्शन नंबर 1 H2SO4, ऑप्शन नंबर 2 H2SO3, ऑप्शन नंबर 3 HNO3, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने HCl ना। 4 ऑप्शन आपके सामने। ये सवाल जीडी के अंदर आया हुआ सवाल है, हटा दिया इन लोगों ने, पर जीडी में आया हुआ सवाल था, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक जो एसिड है वो H2SO4 आप जानते हो, ठीक है। चलिएगा थर्ड नंबर लिखिएगा, थर्ड लिखिए HNO3, थर्ड लिखिए HNO3, थर्ड लिखो HNO3। लिखिए नाइट्रिक अम्ल, लिखो नाइट्रिक अम्ल, लिखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, लिखो HNO3 आपके नाइट्रिक अम्ल जो है, इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। नाइट्रिक अम्ल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके, नाइट्रिक अम्ल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर शीशे के ऊपर गिर जाए तो शीशे का भी विनाश कर सकता है ना, शीशे को नष्ट कर सकता है, ठीक है। यह शीशे का भी विनाश कर दे। जो एल्यूमिनियम जो होता है आपके, एल्यूमिनियम बर्तन जो है उसमें रखते हैं इसको, ठीक है। इसको कहां पर रखते हैं, इसको जो एल्यूमिनियम बर्तन जो होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके HNO3। प्रबलतम जो एसिड उनमें से एक आपके HNO3 है। जहां भी आपको नाइट्रोजन वर्ड मिल जाए उसका यूज दो जगह तो होगा ही होगा, एक तो फर्टिलाइजर में होता है और एक विस्फोटक पदार्थ है ना। जितने भी आप सुनते हो ना, ये जितने भी आपके डायनामाइट्स है या जितने भी आप विस्फोटक पदार्थ और सुनते हो, वो सारे इससे बनते हैं, ठीक है, इससे नाइट्रोजन से बनते हैं, ठीक है। तो लिखिए आपके, यह विस्फोटक पदार्थ भी होता है ना, यह विस्फोटक, ये क्या होता है आपके, विस्फोटक होता है, ठीक है। ये एक्सप्लोजिव होता है, क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। ये एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक HNO3 लिखा है और इसके अलावा मैंने आपको जो है एक H2SO4 लिखवाया है, ठीक है। दो चीजें मैंने आपको लिखाई है ना। देखो लिखना, नोट लिखिएगा, देखो नोट लिखना, एसिड रेन। देखो होता क्या है बेटा, होता ये है, मान लो यहां पर एक गाड़ी चल रही है, ठीक है। ठीक है, ये गाड़ी यहां पर चल रही है ना। अब होगा क्या आपके, इससे निकल रही गैस, कौन कौन सी गैस, NO2 गैस निकल रही है, SO2 गैस निकल रही है। ये गैस निकल रही है इससे ना, इनको बोलते हैं नॉक्स एंड सॉक्स, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड गैस जो है वो इससे निकल रही है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो गैस है वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे। ऊपर मान लो ये बादल है, इन बादल से आ रही है बारिश, ठीक है। अब क्या होगा, अभी अगर ये जो NO2 जो गैस है, अगर इसको
जल के साथ मिल जाएगा तो बनाएगा HNO3। और जो SO2 जो गैस है अगर ये जल के साथ मिल गया तो बनाएगा H2SO4। तो यहां पर एक तो तैयार हो गया नाइट्रिक अम्ल, कौन हो गया नाइट्रिक अम्ल, और एक तैयार हो गया कौन आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब क्या होगा, अब यह जो अम्ल जो है वो पानी के साथ, किस तरह पानी के साथ में क्या आने वाले हैं, पानी के साथ में ये जो अम्ल है, ये अम्ल कहां पर आपके नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। ये जो अम्ल जो है पानी के साथ में, बारिश के साथ में नीचे की ओर आएंगे, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और सो यहाँ पर जो भी आपके क्या होगी, जो भी दोस्तों यहाँ पर संरचना होने वाली है, इस इमारत को ये नुकसान पहुंचाने वाला है, ठीक है। इसलिए जो एसिड रेन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं, इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो नुकसान पहुंचाया इसने, वो पहुंचाया किसको आपके, वो पहुंचाया ताजमहल। ताजमहल का रंग पहले बिल्कुल वाइट था ना, अब उसका रंग जो है वो हल्का पीला हो गया है ना, उसका रंग जो है हल्का पीला हो गया है। क्योंकि दोस्तों ताजमहल के आसपास बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, जो आगरा है उसका इंडस्ट्रियल एरिया उसके आसपास में है, और इंडस्ट्री से या जो व्हीकल्स जो हैं उनसे ये गैस निकलती है, ऊपर जाती है, और फिर बारिश ताजमहल के ऊपर होती है, और एसिड रेन होती है, अम्ल होता है, जैसे ताजमहल का जो रंग है आपके हल्का पीला हो गया। इसलिए दोस्तों ताजमहल के आसपास आप चेक करना, जब जाओ घूमने तो आपका व्हीकल अलाउ नहीं है वहां पर केवल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होगा वही अलाउ किया गया है। बाकी सारे व्हीकल्स आप बाहर खड़े करने पड़ेंगे, आपको 2-4 किलोमीटर दूर खड़े करने पड़ते हैं, फिर आप ताजमहल इलेक्ट्रिक व्हीकल से जाओ, जिससे कि क्या हो, जिससे कि आपके इन गैस का इमिशंस कम हो सके, जैसे ताजमहल के ऊपर जो एसिड रेन हो रही है वो कम हो सके, और ताजमहल जो कि हमारा वर्ल्ड हेरिटेज है, 7 अजूबों में से एक अजूबा है, उसको नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए किया गया है। तो ये सवाल खूब पूछा गया एग्जाम में, ताजमहल का हल्का पीला रंग का कारण क्या है, वो कारण है आपके एसिड रेन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करना फटाक से। लिखा, ऐसे बना लो आप तो यार, यहाँ इंडस्ट्रियल बना दो ना, यहां पर ऐसे इंडस्ट्रियल लिख दो, इंडस्ट्री और व्हीकल, ठीक है। देखो इसकी कोई पीएच मान फिक्स तो है नहीं, 5.5 के आसपास होता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, इसके आसपास होता है, ठीक है। 5.5 के आसपास है, कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है। अभी पढ़ा रहा हूं बेटा ना, अम्लराज भी लिखा रहा हूं, लिख लिया। ऐसे दिखाना बारिश होते हुए ना, ऐसे दिखाना है, ठीक है। बादल बनाओ ऊपर, चले आगे। अब देखो एक पॉइंट और लिख लो नोट का, वो है एक्वारेजिया। नाम सुना होगा आपने, एक्वारेजिया, एग्जाम वाला तो खूब पूछता है एक्वारेजिया, अम्लराज। देखिए एक्वारेजिया एग्जाम में खूब आता है, एक्वारेजिया वाला सवाल खूब पूछता है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट तो आपके जो अम्लराज है, जो एक्वारेजिया है, इसमें 2 अम्ल मिलते हैं। सबसे बड़ी बात ये 2 अम्ल तो मिलते हैं, पर बड़ी बात ये कि वो दोनों अम्ल किस अनुपात में मिलते हैं ना, सारा खेल एग्जाम में वही होता है, ठीक है। इसमें 2 अम्ल, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक आपके नाइट्रिक अम्ल। इसमें 2 अम्ल होते हैं, एक तो होता है HCl, एक होता है HNO3, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
एक होता है नाइट्रिक अम्ल। अब देखो सारा खेल दोस्तों इस बात का है कि इसमें अनुपात क्या होता है। देखो याद करा रहा हूं मैं आपको, याद कर लीजिएगा। देखो इंग्लिश मीडियम वाले देखना कि इसमें कितने आपके लेटर हैं, 1 2 3। इंग्लिश मीडियम वाले कितने, 1 2 3, 3 लेटर इसके अंदर है। हिंदी वाले देखना ये क्या लिखा हुआ है। इस है को उल्टा कर दिया क्या बन जाएगा, इसको उल्टा करा बनेगा ये लिख रहा है लिख दिया, इसको उल्टा करा क्या बना, 3 बन गया। तो इंग्लिश वाला 1 2 3, 3 लेटर है। हिंदी वाला है का उल्टा 3 हो गया। तो इसका अनुपात है 3 और इसका अनुपात है 1। अगर हमें एक्वा रीजर बनाना है तो 1 गिलास अगर मैंने नाइट्रिक अम्ल लिया है तो 3 गिलास मुझे क्या देना, 3 गिलास आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना पड़ेगा। आप पूछोगे सर इसका यूज क्या है। इसका बेटा मिस यूज खूब होता है ना। आपने देखा है आपके गांव में आता होगा गली में कि सोना चांदी साफ करवा लो, है ना। आपकी मम्मी बेचारी भोली है, उसे क्या पता, वो सोचती है कि सोना चांदी साफ करवाने में जाऊंगी दुकानदार के पास में तो 500 रुपये लेने वाला है ना, और ये जो बाहर साफ कर रहा है ये 10 रुपये में कर रहा है, तो क्यों ना यहीं करवा लूँ। और वो आपको दिखाता भी है कि ये पहले वाली कंडीशन है, ये इस वाली अब वाली कंडीशन है, इतना साफ कर दिया चमचमाता हुआ। आपकी मम्मी जितना भी चांदी वांदी पड़ा हुआ है सब लाती है, जो काला हो चुका है ना उसको लेकर आती है, उसको पकड़ा देती है, ठीक है। वो इस आपके अम्लराज जो है, जो एक्वा रेजिया है, इसको तैयार रखता है। वो उसमें डालता है किसको, चांदी को, सोने को डालता है, और जो उसके जो ऊपर वाली जो परत होती है, जो गंदी परत होती है, वो हट जाती है, वो उसी में रह जाती है। बाकी जो बचा हुआ चांदी सोना है वो बाहर निकलता है, एकदम साफ निकलता है। आपकी मम्मी बड़ी खुश होती है ना। पापा घर आते शाम को मम्मी बोलती है आपको दुनिया बहुत बेवकूफ़ बनाती है। क्या बहुत बेवकूफ़ बनाती है, ये जो सुनार है आपका बहुत लूटता है। पापा बोलते हैं क्या हुआ है ऐसा ना, देखिए ये चांदी जो थी अगर मैं सुनार के पास जाती तो 500 रुपये लेता साफ करने का, और जो इसने देखो आपके आया था साफ करने के लिए 10 रुपये में साफ कर गया ना, और अब बड़े आराम से कर गया, ठीक है। आपके पापा बोलते हैं अब तू जा एक बार उसका वेट करा के आ। दोस्तों होता क्या है, जो मैंने कहा ना, जो चांदी सोने की जो ऊपर वाली जो परत, जो गंदी परत होती है आपके, वो उसको खींच लेता है ना। सोने चांदी को गलाने में सक्षम है ये, जितनी देर उसमें पड़ा रहेगा उतना ज्यादा गल जाएगा वो। तो सोना चांदी को गलाने में सक्षम आपके, सोना चांदी को साफ करने के बहाने वो आपको लूट लेता है ना। सोचो आप, वो आपसे तो 10 रुपए लिए उसने, पर जो सोना चांदी उसके पास पहुंच गया ना उसकी कीमत बहुत अधिक होने वाली है। वो आपको 1000 2000 का चूना लगा के चला गया, ठीक है। तो ज्यादा होशियारी भी खतरनाक होती है, ठीक है। लिख लीजिए सोना चांदी साफ करने का काम आता है ना, सोना चांदी साफ करने का। आप समझ सकते हैं इस लाइन का अर्थ क्या है, दोनों अर्थ है इसका। साफ करना, लेकर चले जाना, ठीक है, वो भी अर्थ आ जाएगा, और साफ करना, रंग साफ करना, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए एक्वा रेजिया, बस केवल एसिड ही पढ़ाऊंगा आज, है ना। आज तबीयत ज़्यादा ठीक लग नहीं रही है मुझे अपनी, बाकी मुझे जोधपुर भी जाना है, आज केवल अम्ल ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए एक्वा रेजिया लिख दिया आपने। अब लिखिए 1 2 और अम्ल है वो लिख लीजिए ना। लिखो नोट, लिखो अन्य अम्ल। तो प्रबल अम्ल में मैंने आपको HCl लिखा है, HNO3 लिखा है, H2SO4 लिखा दिया, एक अम्लराज लिखा दिया, एक मैंने एसिड रेन लिखवा दिया आपको ना। दुर्बल अम्ल में बहुत सारे अम्ल मैंने आपको लिखाई दिए, ठीक है। अब 2-3 अन्य अम्ल और लिख दीजिए। देखिए बेंजोइक अम्ल, नाम सुना होगा आपने, बेंजोइक अम्ल। नहीं सुना कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए। लिखो बेंजोइक अम्ल। बेंजीन होता है C6H6 होता है, पर ये बेंजोइक है तो C6H5COOH। बेंजीन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। जो बेंजीन जो होता है, आपने कभी अगर साइंस पढ़ी हो, केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो केमिस्ट्री की बुक के ऊपर ये फोटो मिल जाएगी आपको ना, कुछ ऐसी फोटो मिलेगी, देखना।
इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन कहते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन 6 होते हैं, बेंजीन में कार्बन 6 होते हैं, ठीक है। ये बेंजीन होता है, कार्बन 6 होते हैं। केमिस्ट्री की बुक के ऊपर फोटो मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके? केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन। तो उससे बनता है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। देखो जो भी हम फूड प्रिजर्व करते हैं, जो भी हम खाद्य परिरक्षण करते हैं, कभी आपने देखा होगा अचार जो है, उस अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो लेना खाद्य परिरक्षण जो है उसके लिए करते हैं, और इसका यूज हम उपचार जो है उसमें भी करते हैं। उपचार जो होता है, जो आपके दवाएं जो होती हैं उसमें होता है, या दवा जो होती है आपके, जो मेडिसिन जो होती है, इसमें भी यूज करते हैं हम लोग आपके। इसको लिखना इंग्लिश में फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य परिरक्षण जो है उसमें करते हैं, उपचार में करते हैं, दवा जो होती है मेडिसिन उसमें करते हैं। जो घास है, घास में भी यही अम्ल होता है ना, जो घास होती है उसमें भी बेंजोइक अम्ल होता है, ठीक है। और लिखिए एक बोरिक अम्ल, देखो बोरिक अम्ल, लिखो बोरिक अम्ल। वो सुना आपने? ठंडा ठंडा कूल कूल एक वो आता है ना, गर्मी आ रही है, आया चुपती चलती गर्मी का मौसम आया, आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी टूलटा, वही डरमी टूल जो है ना, वही वाला, ठीक है। जो डरमी कूल जो होता है वो आपके उसको बोलते हैं हम क्या? पाउडर कहते हैं उसको ना, टैल्कम कहते हैं। पाउडर को टैल्कम बोलते हैं। अगर आप होटल्स में जाओगे तो आपको टैल्कम लिखा हुआ मिलता है। जब मैं पहली बार गया तो मैं पाउडर ढूंढ रहा हूँ ना, पाउडर कहाँ गया है, तो मुझे मिला ही नहीं रसगुल्ला। फिर एक ऐसे मिला जो उस पर टैल्कम लिखा था, फिर ने गूगल पे सर्च मारा टैल्कम क्या होता है, तो पाउडर लिखा हुआ है। मैंने कहा धत्ते दी कि भाई साहब। तो जो टैल्कम जो पाउडर होता है उसमें बोरिक अम्ल यूज करते हैं ना, जो बोरिक अम्ल है इसका यूज हम, जो टैल्कम जो है, जो पाउडर जो होता है इसमें बोरिक अम्ल होता है। का जो पाउडर है, जो भी आपके घमौरी जो नाशक होता है, घमौरी जो नाशक होता है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और जो आई ड्रॉप होती है ना, जो आई ड्रॉप उसमें भी होता है ना, जो आई ड्रॉप है उसमें भी आपकी ये बहुत हल्का अम्ल है, जरूरी होता है इसलिए डालते हैं, ठीक है। तो आई ड्रॉप के अंदर और टैल्कम जो पाउडर है, घमौरी नाशक जो पाउडर है, उसके अंदर कौन सा अम्ल है? आपके बोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल और बोरिक अम्ल दोनों आपको ध्यान रखने, ठीक है। बेंजोइक अम्ल और बोरिक अम्ल आपको नोट करना है यहाँ पर, दोनों ही महत्वपूर्ण है ना। एक लास्ट लिखिए कार्बोनिक अम्ल, यही लिख दूं अगर आप कहो तो, लिखो तो कार्बनिक का मतलब मैं पहले बोल चुका हूं, जिसमें सी और एच हो। क्या? इसमें सी और एच हो उसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल है ना, इसमें सी और एच हो उसे बोलते हैं क्या? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। ये दुर्बल अम्ल है ना, हम पहले लिख चुके हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो कार्बोनिक अम्ल जो है जिसमें सी एच हो, कार्बोनिक अम्ल है। H2CO3 आप जानते हो किस में होता है? आपकी आंखें फट जाएंगे सुन के। जितने भी आप ये पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं, उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। मतलब अगर आप उसको अपना पेड़, जो घर में जो पेड़ है ना, अगर उसमें डाल दोगे तो पेड़ भी मर जाएगा, चेक कर लेना। आप सोचो जब ये हमारे अंदर जाता होगा, मतलब ये जो कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो जहर है, सीधी बात तो ये है। इससे बड़ा जहर अभी तक है नहीं कोई दुनिया में, कोल्ड ड्रिंक से बड़ा। एक तो इसमें चीनी इतनी है, मतलब एक जो गिलास है उसमें यानी कितनी चीनी भरते होंगे वो लोग, है ना, कितनी चीनी होती है उसमें भगवान जाने। सेकंड उसमें ये अम्ल होता है। तो जो आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, या जो सोडा वाटर होता है हमारा, उसमें ये होती है ना सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, उसमें कौन सा आपके कार्बोनिक अम्ल होता है, H2CO3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2CO3 बोलते हैं इसको ना।
तो ये हमारा अम्ल हो गया, ठीक है। क्षार कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्षार जो है सारे कल पढ़ा दूंगा, लवण भी कल पढ़ा दूंगा, साल्ट जो है कल पढ़ा दूंगा। फिर हम नेक्स्ट के अंदर कहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमारे वो पढ़ने वाले हैं, तो मैं बाकी कल पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि अभी मेरी तबीयत इतनी ठीक है भी नहीं और मुझे निकलना भी है जोधपुर के लिए। अभी जयपुर हूँ मैं आपके सामने, आपको फील हो रहा होगा नया स्टूडियो टाइप में कुछ, है ना। तो जयपुर हूँ, कल क्लास जोधपुर से होने वाली है आपकी। एक तो सुबह 6 बजे वाली क्लास आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी कल जो है ना, तो कल से 5-7 दिन ध्यान रखना, सुबह वाली क्लास और महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। उसमें कुछ नया आपके लिए आने वाला है, ठीक है, जो आपको रिवाइज करवा देगा। बाकी शाम को 3 बजे आपको यहीं पर मिलने वाला हूँ। शनिवार को भी क्लास आपकी होने वाली है शाम को 3 बजे, ठीक है। ये सूचना आपके लिए। बाकी आज के लिए आप रेस्ट करना, पुराने वाला पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी का एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, आप सभी को ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।